हाँ, बैक्टीरिया बॉर्न डिजीज डिप्थीरिया पार्ट 2 में हम आपको बताना चाहेंगे, जैसा कि पहले एपिसोड में आप इस श्रृंखला में डिप्थीरिया पार्ट 1 देख चुके हैं, उसके बारे में हमने काफ़ी चर्चा आपके साथ कर लिया है। अब हम डिप्थीरिया पार्ट 2 में देखना चाहेंगे कंट्रोल, यानी डिप्थीरिया से बचाव के उपाय, और इसमें जो ये तमाम तरह की वैक्सीन्स का प्रयोग हम करते हैं इससे बचने के लिए, इसी पर खास तौर से इसकी चर्चा करेंगे। तो पहली उपाय जो बताई गई इससे बचने के, वो है आइसोलेशन, यानी जो व्यक्ति इन्फेक्टेड हो चुका है उसको आइसोलेट करिए, मतलब भीड़ से या ग्रुप से या समूह से या परिवार से या जो लोग इसके साथ बात में हैं उन सब से इसको अलग करके एक अलग थलग कमरे में इसको रखिए और इस संक्रमित व्यक्ति का उपचार करिए, इसकी देखभाल करिए। अन्यथा यह ग्रुप में रहने पर ये तमाम स्वस्थ व्यक्तियों को अपने ही जैसा संक्रमित बना देगा, उसका कारण ये बन जाएगा। तो हमें पहली उपाय क्या करनी चाहिए? संक्रमित व्यक्ति का पता लगाकर उसे आइसोलेट कर देना चाहिए, अलग थलग कर देना चाहिए और वहीं पर उसका ट्रीटमेंट और उसकी देखभाल करनी चाहिए। नंबर 2 पॉइंट जो बताया गया कि संक्रमित के साथ साथ जो इसके वाहक हैं, डिप्थीरिया के कैरियर हैं, ये कैरियर या वाहक क्या होते हैं? ऐसे व्यक्ति जो देखने में बिल्कुल हेल्दी दिखते हैं, सामान्य दिखते हैं, क्योंकि इनके अंदर डिप्थीरिया के संक्रमण का कोई लक्षण नहीं मिलता है, तो लगता है कि यह व्यक्ति स्वस्थ होगा। लेकिन होता क्या है, वो देखने में स्वस्थ तो जरूर है, लेकिन उसके अंदर ये डिप्थीरिया का बैक्टीरिया है जिसका वो वाहक है, उसको वहन कर रहा है। तो अगर ऐसा व्यक्ति किसी के टच में आता है तो उस हेल्दी व्यक्ति को संक्रमित करने का एक यह अच्छा माध्यम हो सकता है। तो हमें संक्रमित के साथ साथ ये वाहकों का भी पता लगाकर और उनको वैसे ही ट्रीट करना चाहिए, देखभाल करनी चाहिए, चिकित्सा करनी चाहिए जैसे हम इन्फेक्टेड की कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट जो बताया गया, ये इन्फेक्टेड पर्सन के द्वारा प्रयुक्त किसी भी तरह के मटेरियल्स या यूं कह लीजिए कि किसी भी तरह के सामान का जो उसके द्वारा यूज किया गया है, प्रयोग में आ रहा है, उससे एक स्वस्थ व्यक्ति को दूरी बनानी चाहिए, उससे बचना चाहिए, उसके प्रयोग से अपने को दूर कर लेना चाहिए। अन्यथा वो कंटामिनेटेड चीज़ें, वस्तुएं एक हेल्दी व्यक्ति को संक्रमित करने का अच्छा माध्यम हो सकती हैं। और हमें अगली उपाय जो करनी होगी इससे बचने के लिए, वो होगा हेल्थ एजुकेशन, यानी स्वास्थ्य शिक्षा। इसका मतलब क्या भाई? तो तमाम ऐसे लोग हैं, ऐसे जन सामान्य हैं जिनको इस रोग के बारे में कोई ज्ञान नहीं, कोई जानकारी नहीं। तो जो लोग इसको जानने वाले हैं उनका एक कर्तव्य बनता है कि ऐसे साधारण व्यक्तियों को जिनको इसके बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है, ये बताएं कि डिप्थीरिया क्या होती है, ये बीमारी प्राणघातक होती है, तो इससे बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो बताना चाहिए कि भाई देखो, ये जिसके अंदर होगी उसके अंदर ये लक्षण दिखाई देंगे, उसकी दिक्कतें ऐसे अपीयर होंगी। और क्या बताना चाहिए, अगर ऐसा किसी को हो गया तो आपको उससे क्या उपाय करके बचना चाहिए, ये बताना चाहिए। इस रोग की, इस बीमारी की गंभीरता को बचाना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को इसके बारे में ये तमाम बातें मालूम हो जाएं कि कैसे फैलता है, वाहक क्या होता है, कैरियर क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, यह कितना भयावह हो सकती है, तो ये तमाम जानकारी हमें हेल्थ एजुकेशन के रूप में सामान्य व्यक्तियों को बताना चाहिए और उनको इसके प्रति जागरूक करना चाहिए। जो अगला पॉइंट बताया गया, रोगी के निकट संबंधियों को इरिथ्रोमाइसिन के साथ साथ इम्यूनाइजेशन टेस्ट भी करा लेना चाहिए। ऐसे व्यक्ति जो किसी संक्रमित व्यक्ति की देखभाल में लगे हुए हैं, जो उसके रिलेशन में हैं, जो उसके टच में हैं, तो उनको हमें क्या करना चाहिए? इससे बचने के लिए ये करना चाहिए कि ऐसे व्यक्तियों को हमें
इरिथ्रोमाइसिन की ओरल डोज देते रहना चाहिए। ये ओरल डोज क्या होता है, इरिथ्रोमाइसिन क्या है, यह एक तरह का बहुत ही लाभदायक या बचने का एक माध्यम है। यह एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है जिसे हम मुंह के द्वारा ले सकते हैं। और इसके साथ साथ जो डिप्थीरिया के लिए टेस्ट बताया गया था आपको फर्स्ट एपिसोड में, इम्यूनाइजेशन टेस्ट, इस टेस्ट को करके हमें जान लेना चाहिए कि कौन व्यक्ति डिप्थीरिया के प्रति ससेप्टेबल है और कौन इम्यूनाइज्ड है, ताकि उसको अलग थलग करके उसका हमें ट्रीटमेंट करने में आसानी हो। और हमें क्या करना चाहिए, वैक्सीन का यूज तो हमें अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं जितनी भी संक्रामक बीमारियां हैं उनमें सबसे कारगर उपाय, बचने का उपाय, ये वैक्सीन ही माना जाता है। तो जो पहली वैक्सीन हम यूज करेंगे उसका नाम है पेंटावालेंट वैक्सीन, यानी ऐसी वैक्सीन जो 5 बीमारियों में बचाव में मदद करती है, तो इसका नाम रख दिया गया पेंटावालेंट वैक्सीन। ये वैक्सीन डिप्थीरिया से बचाव में तो आपकी मदद करती ही है, इसके साथ साथ ये पर्ट्यूसिस में, हुपिंग कफ में, ये क्या है हुपिंग कफ, ये ड्राई कफ, ऐसी कफ होती है कि इसमें स्पूटम बाहर नहीं निकलता है और खांसते खांसते बच्चे का फेस जो है बिल्कुल रेड हो जाता है, उसके मुंह से लार निकलती है और जमीन को टच कर देती है धागे जैसा, वो टूटता नहीं है और इतना जोर लगाना पड़ता है तो उसका दम फूलने लगता है। ये हुप हुप ऐसे एक शब्द निकलता है उसके गले से, जिसे हम कुकुर खांसी के नाम से भी जानते हैं। तो ये होता है पर्ट्यूसिस या हुपिंग कफ या ड्राई कफ। तीसरी जो बीमारी के बचाव में इसका हम यूज करते हैं वो है टिटेनस। टिटेनस के बचाव में भी हम इस वैक्सीन का यूज करते हैं। और चौथी जो बीमारी है हेपेटाइटिस बी, वायरल डिजीज में आपको बताया जा चुका है हेपेटाइटिस बी। तो ये जो वैक्सीन है ये डिप्थीरिया के साथ साथ हेपेटाइटिस बी से भी एक बचने का अच्छा माध्यम हो सकती है, इसलिए इसका यूज करना चाहिए। और नंबर 5 बीमारी जो बताई गई वो है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। यह एक तरह का इन्फ्लुएंजा वायरस होता है जिसके वजह से ये इन्फ्लुएंजा हो जाता है। तो उस वायरस के संक्रमण से भी ये जो पेंटावालेंट वैक्सीन है हमें बचने में मदद करती है। तो आपने देखा कि पेंटावालेंट वैक्सीन ये मल्टीपर्पज वैक्सीन है जो एक नहीं करीब 5 बीमारियों से हमें बचाने में मदद करती है। तो इस वैक्सीन का यूज हमें अवश्य करना चाहिए। इस वैक्सीन का हम यूज कैसे करेंगे, तो ये इन्फेंट के केस में 6, 10, 14 सप्ताह की उम्र में ही इसका हमें प्रयोग करना चाहिए। इसका जो रूट है एडमिनिस्ट्रेशन का वो IM होना चाहिए और डोज इसका होना चाहिए 0.5 ml के रूप में हमें इस वैक्सीन का यूज करना चाहिए। दूसरी जो कामयाब वैक्सीन बताई गई उसका नाम है DPT, यानी ये 3 अक्षरों की जो वैक्सीन आप देख रहे हैं इसे 3 बीमारियों का इंडिकेशन होता है। D से मतलब डिप्थीरिया और P से मतलब पर्ट्यूसिस या वही हुपिंग कफ या ड्राई कफ और T से मतलब टिटेनस। तो ये जो DPT वैक्सीन है ये मुख्य रूप से 3 बीमारियों के बचाव में यूज की जाती है। तो डिप्थीरिया के केस में तो इसका यूज अवश्य ही करना चाहिए। इसका डोज रखना चाहिए 0.5 ml IM। इंट्रामस्कुलर ये इसका डोज 0.5 ml के रूप में करना चाहिए। और डिप्थीरिया के बचाव में, हुपिंग कफ के बचाव में, कुकुर खांसी या सूखी खांसी या फिर टिटेनस के बचाव में इसका प्रयोग हमें बिल्कुल करना चाहिए। तीसरी जो वैक्सीन बताई गई ये ग्रुप है वैक्सीन्स का, इसमें कुछ अन्य वैक्सीन्स के नाम बताए गए हैं। पहला है APT यानी एलम प्रिसिपिटेट टॉक्साइड। दूसरी जो वैक्सीन बताई गई FT फॉर्मल टॉक्साइड। तीसरी जो बताई गई PTAN प्यूरिफाइड टॉक्साइड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये कुछ अन्य वैक्सीन हैं जिनका उपयोग हमें करना चाहिए, लेकिन ये वैक्सीन बहुत रेयर यूज की जाती हैं। मुख्य रूप से हम DPT और ये पेंटावालेंट वैक्सीन का यूज करते हैं। खैर जो भी है
जिससे भी बचाव का उपाय हो सकता है उसका यूज हमें अवश्य करना चाहिए। बाकी अब अगले एपिसोड में हम किसी अदर बैक्टीरिया बॉर्न डिजीज की चर्चा आपके साथ करना चाहेंगे। और ये जो डिप्थीरिया है इसका सब कुछ हमने आपके साथ डिस्कशन कर लिया है। अब इसकी कहानी यहीं खत्म।